नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। क्या पेट्रोल और डीजल को लेकर देश में महामारी फैल गई है? लोग लाइन में लग रहे हैं और आपस में ही लड़ाई कर रहे हैं। क्या आराम से लोगों को गैस नहीं मिल रहा है? इस पर भी बात करेंगे, लेकिन आज बात युद्ध की। युद्ध में हथियारों की। हथियारों में कौन सा हथियार सबसे ज़्यादा मारक है? आज 27 दिन हुए युद्ध के, और युद्ध के 27वें दिन का अपडेट ये है कि ईरान के सामने अमेरिका ने सरेंडर कर दिया है। अमेरिका एक पर्ची लेकर घूम रहा है, कह रहा है कि भैया हम सरेंडर करना चाहते हैं, सीज फायर चाहते हैं, हम युद्ध नहीं चाहते हैं। वहीं एक दूसरी तरफ से खबर आ रही है कि अमेरिका ने 12,000 सैनिक तैयार किए हैं, जिसको ग्राउंड जीरो पर भेजा जाएगा। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो आने वाले समय में पता चलेगा, क्योंकि बीच में पाकिस्तान मीडिएट कर रहा है, तो सच्चाई का आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो खतरनाक है वो ईरान की ताकत से दुनिया दंग है। कहा जा रहा है कि अब तक जो आंकड़े सामने आए हैं उसमें सिर्फ 6,000 मिसाइलों का प्रयोग जो है वो ईरान ने किया है, और ईरान पर 15,000 16,000 बम गिराए गए हैं। ईरान पर सारे बड़े बम गिराए गए हैं जो फाइटर प्लेन से गिराए गए हैं। अब इसमें खबर यह भी है कि अमेरिका ने इसलिए सरेंडर कर दिया, इसलिए भाग गया कि उसके दो बड़े युद्धपोत अब्राहम लिंकन और रूजवेल्ट, ये दोनों युद्धपोत जो है वो घायल हो गया, उसमें आग लगा दिया ईरान ने। ये ऐसे युद्धपोत हैं जिस पर 100 फाइटर प्लेन रहते थे। ये एटॉमिक एनर्जी से चलता था, इसमें तेल कोयला नहीं लगता था, परमाणु संयंत्र से चलता था। इस पर 100 फाइटर प्लेन लोड हो सकते थे, इसमें खुद परमाणु बम रहता था, और ये दोनों वापस अमेरिका को लेना पड़ा। उसके बाद आज अमेरिका के राष्ट्रपति ने खुद कहा कि हमने अपने ही 3 विमान मार गिराए हैं। दरअसल अमेरिका के हथियार पर अब खतरे का बादल मंडरा रहा है। दुनिया का कोई भी देश अब अमेरिका से कम हथियार खरीदना नहीं चाह रहा है, इसलिए उसकी कोशिश है कि कम से कम अपने हथियारों की इज्जत बचाई जाए, और ये कहने के बदले कि ईरान ने मार गिराया, कहा जाए कि हम खुद ही मार गिराए। अब बताइए, अपने ही फाइटर प्लेन को कौन मार गिराएगा? ये बड़ा सवाल है। दूसरा बड़ा सवाल है कि अब तक ईरान ने कहा है कि हमने वो हथियार ही नहीं निकाले अपने, जो हमने नए बनाए, तो हम जो पुराना हमारे पास माल है उसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। और सिर्फ 6,000 मिसाइल में तो तय है, अगर अमेरिका, इतना तो कॉमन सेंस हर आदमी को होता है कि अगर अमेरिका युद्ध जीत रहा होता तो वो सीज फायर नहीं चिल्लाता। या तो वो अपने सेना को रिस्टोर कर रहा है, अपने हथियार को रिस्टोर कर रहा है, क्योंकि जर्मनी ने साफ कहा है कि अब अमेरिका के पास मिसाइल्स नहीं है, न उसके पास वायु रक्षा प्रणाली है। थार्ड खत्म हो चुका है, पैट्रियट मिसाइल खत्म हो चुके हैं, और 25 से ज्यादा जेट गिरे हैं इस युद्ध में अमेरिका के। उसके रिफ्यूल वाले जहाज भी गिरे हैं। तो ये तो तय है कि अमेरिका को इतना बड़ा नुकसान हुआ है जिसका दर्द वो न तो बता पा रहा है न छुपा पा रहा है। और इसलिए ईरान के एक प्रवक्ता ने कहा, जो IRGC का जो प्रवक्ता जो सबसे ज्यादा वायरल है, वो शख्स तो ताज्जुब है। उस शख्स की एक एक भाषा, एक एक जवान जो है उसकी दुनिया मुरीद है। वो कह रहा है कि अमेरिका पागल हो गया है, युद्ध में हार गया है, इसलिए वो युद्ध से निकलने के लिए समझौता खुद में ही बात कर रहा है, खुद से ही समझौता कर रहा है। इससे पहले उस शख्स ने कहा था कि युद्ध कोई फिल्म नहीं है 2.5 घंटे का, कि आप लड़ लिए, जीत लिए, देख लिए। युद्ध ग्राउंड पर लड़ा जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि ईरान ने इसके लिए 45 साल से तैयारी की है। तो सोचिए, सिर्फ 6,000 मिसाइल में अमेरिका की बादशाहत खत्म हो गई है, और वो भी 100 साल की बादशाहत। दुनिया के देश अब पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं, और कोई भी अब अमेरिका से हथियार लेने के पक्ष में नहीं है। एक बड़ा नुकसान ये है। साथ ही वो तमाम कोशिश खत्म हो गई अमेरिका की, जिसमें कोशिश थी कि यूरोप उसके लिए लड़े। अब तो लड़ने की बात दूर है, कोई भी देश ईरान के सामने जाना ही नहीं चाहता है। दुनिया को लग रहा है कि जिस देश ने अमेरिका के फाइटर जेट गिरा दिए, जिस देश ने अमेरिका को सीज फायर बोलने के लिए मजबूर कर दिया, उसके सामने हमारी क्या औकात है। ये भी खबरें छन छन कर आ रही है कि ईरान के पास ऐसे भी मिसाइल्स हैं जो 10,000 किलोमीटर तक मार करने की क्षमता रखते हैं। वही नॉर्थ कोरिया भी कह रहा है कि हम ईरान के साथ हैं। तो इजराइल और अमेरिका अलग थलग पड़ गया है अमेरिका की लगातार अपील के बाद कि नाटो हमारे साथ आए, भारत हमारे साथ आए, पाकिस्तान, बांग्लादेश हमारे साथ आए। ये तमाम देश आए, कोई नहीं आ रहा है, न कोई आया। लेकिन वही ईरान के साथ कई देश शामिल हो गए हैं। ईरान के साथ लेबनान लड़ रहा है, जिसके लड़ाके हिजबुल्ला है। ईरान के साथ फिलिस्तीन लड़ रहा है, जिसके लड़ास हमास है। ईरान के साथ हूती लड़ रहा है, जो यमन का लड़ाका है।
और अब तो इजराइल के खिलाफ इराक ने कह दिया है कि हम भी अमेरिका और इजराइल से लड़ेंगे। वही पूरे इजराइल में अब अंधेरा छा गया है। दरअसल ईरान ने पहले ही कहा था कि हम पर जिस तरह का हमला करोगे हम उसी तरह का हमला करेंगे। जब ईरान के रिफाइनरी को उड़ाया गया तो ईरान ने अमेरिकन रिफाइनरी को उड़ाया जो खाड़ी देश में था। ईरान के सामने अमेरिका ने लगभग सरेंडर कर दिया है, लेकिन ये बात भक्त नहीं समझ रहे हैं। लेकिन सोचिए ईरान के ऐसे ही भक्तों की वजह से भारत की कितनी तकलीफें हैं। वो भी बताऊंगा कि गैस और तेल को लेकर क्या स्थिति है और ये भक्त लोगों की वजह से किस तरह से भारत का साख खराब होता है, भारत के नाम को बट्टा लगता है। तो ईरान जो है अब पूरी तरह से ये साबित कर चुका है कि उसके मिसाइल की ताकत के सामने अमेरिका कुछ भी नहीं है और अमेरिका अब इस युद्ध से बाहर निकलना चाहता है, क्योंकि अमेरिका को लगभग 3 से 4 ट्रिलियन इकोनॉमी जो है उसकी पीछे चली जाएगी। अमेरिका की दिक्कत यह है कि वो खाड़ी देशों से भी तेल के जो उसके अड्डे थे वो नुकसान में चला गया, डॉलर में जो कारोबार था वो नुकसान में चला गया और सबसे ज्यादा उसके हथियारों की जो विश्वसनीयता थी वो खत्म हो गई और शायद ही अब कोई उसका हथियार खरीदने के लिए तैयार हो। तो ये बड़ा नुकसान है अमेरिका को जो उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा है और इसलिए वो चाह रहा है कि रही सही इज्जत बच जाए, इसलिए वो इस युद्ध से बाहर होना चाहता है। रही बात इजराइल की, तो इजराइल ने कई कोशिश की। पहले कोशिश की कि खाड़ी देशों के कुछ लोगों को मार दिया जाए ताकि खाड़ी देश नाराज हो जाए। अब तुर्की ने साफ कहा है कि हम ईरान पर हमला नहीं करेंगे, हम इजराइल के पर हमला करेंगे, हम ईरान के साथ हैं। दुबई, कतर, सऊदी अरबिया कोई तैयार नहीं है। सब लोग पहले सप्ताह में हमला करने वाले थे, 10 दिन बाद हमला करने वाले थे, 15 दिन बाद हमला करने वाले थे, 20 दिन हमला करने वाले थे। अब 25 दिन हो गया, कोई हमला नहीं हुआ। तो कौन, अब सोचिए, अब ईरान के सामने कोई जाने के लिए तैयार नहीं है। वहीं शुरुआत में इजराइल ने वो सारे हथकंडे अपनाए जो अब तक अपना रहा था। उसने ईरान के स्कूल पर बम गिराए, लेकिन ईरान ने ये काम नहीं किया। इजराइल ने स्कूल पर बम गिराए, अस्पताल पर बम गिराए, लेकिन ये काम ईरान ने नहीं किया। वहीं जब ईरान की रिफाइनरी उड़ाई गई तब ईरान ने अमेरिकी रिफाइनरी और अमेरिका के जो पिट्ठू खाड़ी देश है उनके रिफाइनरी उड़ाए। एक बात यहाँ क्लियर कर दो, ईरान के हुक्मरान, खाड़ी देशों के हुक्मरान भले अमेरिका के साथ हों, लेकिन उसकी जनता जो है वो ईरान के साथ है और ये बात ईरान जानता है। और इसलिए ईरान ने खाड़ी देशों में सिर्फ अमेरिकी अड्डों को ठिकाना बनाया है। अमेरिकी जो बैंक है, अमेरिकी जो रिफाइनरी था, जो तेल के बड़े प्रोजेक्ट्स थे, उसको निशाना बनाया है। उसने आम लोगों को बिल्कुल निशाना नहीं बनाया। और इसलिए IRGC ने आज कहा है कि हमें क्षेत्रीय ताकत बनना पड़ेगा ताकि कोई अमेरिका, इजराइल उसमें नहीं रहेगा। ईरान ने आज साफ कहा है कि हम एक रीजनल फोर्स बनेंगे, हमारी रक्षा कोई 7 समंदर पार से आके नहीं कर सकता है। दरअसल अब तक अमेरिका खाड़ी देशों को कहता था कि हम आपकी रक्षा कर रहे हैं, हमें हमारे डॉलर में बिजनेस करो, हमें तेल का अधिकार दे दो, तेल हम बेचेंगे, कितना निकालना है, कितना खरीदना है। ये ईरान युद्ध भी तेल के लिए हुआ था कि तेल पर कब्जा कर लिया जाए। तो अब ईरान ने कहा है कि अब कोई रक्षा हमारी 7 समंदर पार से नहीं करने आएगा। हम लोग, ईरान की कोशिश है कि खाड़ी देशों को अपने साथ लाया जाए और लगभग खाड़ी देश अब तैयार हैं, क्योंकि वो भी अमेरिका से मुक्ति चाहते हैं कि तेल हमारा और बिजनेस डॉलर में, क्यों तेल हमारा, बेचने का अधिकार तुमको क्यों। तो हो सकता है कि हाल के दिनों में खाड़ी देशों की एक बड़ी बैठक हो जिसकी अगुवाई तुर्की करे, और ये भी हो सकता है कि अब इस ईरान जो है वो खाड़ी देशों का बड़ा बादशाह बनकर उभरे। तो ये तो तय है कि खाड़ी देश ईरान पर हमला करने नहीं जा रहे हैं, ये तो गांठ बांध लीजिए। नहीं तो अब 25 दिन हो चुके हैं, 26 दिन, आज 26 दिन है, अब तक हमला नहीं हुआ है। साथ ही इजराइल ने जो करतूतें की है, ईरान ने करारा जवाब दिया है। इजराइल ने रिफाइनरी उड़ाई, ईरान ने भी उसके रिफाइनरी उड़ा दी है। इजराइल ने उसके पावर प्लांट उड़ाए, आज पूरे इजराइल को अंधेरा में धकेल दिया। सारे 7 शहरों 8 शहरों में उसके पावर प्लांट को उड़ा दिया। इसका मतलब है कि ईरान के पास वो ताकत है, वो तकनीक है। कहा जा रहा है कि चीन जो है वो ऑन रियल टाइम लोकेशन ईरान को मुहैया करा रहा है और इसी का नतीजा है कि अमेरिका के युद्धपोत निशाने पर हैं, अमेरिका के फाइटर प्लेन निशाने पर हैं। और यह भी सही है कि उसके पास अपनी तकनीक है, अपनी तकनीक भी ईरान के पास है, क्योंकि ईरान में 95% लिटरेसी है। वहां 10 लाख से ज्यादा महिलाएं वैज्ञानिक हैं, 20 लाख लोग, 20 लाख वहां के युवा जो है वो AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए काम कर रहे हैं। तो सोचिए, अब तक जो लोग अमेरिका के गले में घंटी कौन बांधेगा इस बात की जिक्र करते थे, वो ईरान ने बांध दिया है। तो ईरान की वजह से अब शायद ही दुनिया का कोई देश अब आगे पीछे अमेरिका का करे, उसके हथियारों की वैल्यू खत्म हो गई है। और इजराइल का तो मत पूछिए, इजराइल पर तो अब लेबनान, हमास और हुती हमला कर रहा है, उसी से निपटना उसके लिए मुश्किल है। और सोचिए कि लगभग 50 लाख इजरायली जो हैं वो इजराइल के बंकरों में रह रहे हैं
और उनकी जिंदगी नारकीय हो गई है। 50 लाख। लेकिन इस युद्ध का असर दुनिया पर पड़ा है। सोचिए 45 साल से ये जो भक्त लोग हैं ना, ये अमेरिका को जो अपना बाप समझते हैं और इजराइल को, सोचिए 45 साल से ईरान सारे बंदिशें झेल रहा था, लेकिन वो भारत से निर्यात करता था और तेल देता था, गैस देता था भारतीय मुद्रा में, उसके पैसे भी भारतीय बैंक में रहते थे, और यहां तक कि वो हमसे बदले में बासमती चावल और मखाना लेता था या खाने पीने की चीजें लेता था। सोचिए वो सौदा कितना अच्छा था। खुद मोदी जी कह रहे हैं कि हम किसी के साथ नहीं है, न किसी के खिलाफ है, हम भारत के साथ हैं। तो भारत के लिए ईरान से तेल लेना सबसे ज्यादा फायदेमंद था, गैस लेना सबसे ज्यादा फायदेमंद था। और ये डोनाल्ड ट्रंप को पच नहीं रहा था। ये कह रहा था कि नहीं, रूस से तेल मत खरीदो, ईरान से मत खरीदो। अब सोचिए, अब रूस कह रहा है हम तेल में आपको छूट नहीं देंगे, दुगना पैसा वसूल रहा है। अब ये बात भक्तों को कौन समझाए कि आज गैस के लिए जो लोग लाइन लग रहे हैं, तेल के लिए जो हाहाकार है। सोचिए विदिशा मध्य प्रदेश के देवास में मारपीट हो रही है, गुजरात में तो तेल के लिए मारामारी है, तेलंगाना, सारे बड़े शहरों में तेल के लिए मारामारी है। लोग लंबी लंबी लाइनें लगा रहे हैं, गैस के लिए पूरा पूरा दिन लोग इंतजार करते हैं। ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि हमने कुछ गलतियां की हैं विदेश नीति के लेवल पे। मैं फिर कह रहा हूं, इजराइल अमेरिका किसी का सगा नहीं है, ये हथियारों के सौदागर हैं, ये व्यापारी हैं और ये सिर्फ अपना फायदा देखते हैं। लेकिन खाड़ी देश, ईरान, ये सब धार्मिक देश हैं, ये लोग इस्लाम मानने वाले देश हैं। इन लोग के खून में तिजारत नहीं है, बिजनेस नहीं है, ये इंसानियत, भलाई, परोपकार को मानते हैं। और ईरान ने क्या कहा कि हम भारत को दिक्कत नहीं होने देंगे, और ये बात भी झूठ है कि उसने $2 मिलियन लिए हैं भारत से। भारत से ईरान ने कहा कि हमने कोई पैसा नहीं लिया है, क्योंकि भारत के लोगों ने युद्ध के खिलाफ बोला है, भारत के लोगों ने अमेरिका इजराइल के खिलाफ बोला है, हमारा समर्थन किया है। और वो कौन लोग थे? मुसलमान थे जो ईरान का समर्थन कर रहे थे। तो हम गैस और तेल की कीमत कम से कम भारत में किल्लत नहीं देंगे। ये अलग बात है कि हमारे जहाज इसलिए फंसे हैं क्योंकि उस रास्ते में सारे जहाज फंसे। उसका कहना है कि जो अमेरिका इजराइल की मदद करेगा हम उसको गैस नहीं देंगे। तो सोचिए भारत में भी किल्लत बढ़ गई है गैस की, तेल की। लेकिन आप लोगों से गुजारिश है कि ये युद्ध है, इसमें सरकार भी क्या करेगी। हाँ, सरकार की दूरदर्शिता नहीं थी, सरकार को प्लानिंग करनी चाहिए थी, वो नहीं हुआ। युद्ध के समय इजराइल गए, वो ठीक फैसला नहीं था। अमेरिका और इजराइल से दोस्ती का फैसला ही कभी भारत की विदेश नीति का हिस्सा नहीं रहा है। और अब तो दुनिया का सोचिए, यूरोप का कोई देश भारत के साथ खड़ा नहीं है। जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, बेल्जियम, लैटिन अमेरिका, अमेरिका के पड़ोसी भारत अमेरिका के साथ खड़े नहीं है। कोई एशिया का कोई देश अमेरिका के साथ खड़ा नहीं है। अमेरिका कुछ देता नहीं है किसी को, सिर्फ लेता है, अपना सामान बेचता है। और भारत की निर्भरता तेल और गैस पर है। तो हमें खाड़ी देशों से, मुस्लिम देशों से, इस्लामिक देशों से अपने संबंध अच्छे रखने पड़ेंगे। नहीं तो भक्तों के जो गुरु हैं, एक कथावाचक है, वो कह रहे हैं कि हम त्रेता युग और सतयुग में जा रहे हैं, उपला पर खाना बनाएंगे। एक कथावाचक है देवकी नंदन। तो जो भक्त है वो उपला पर खाना बनाए और सतयुग में जाए, वो देवकी नंदन ठाकुर कह रहे हैं। सोचिए भक्तों ने कितना नुकसान किया इस देश का, कभी सोचिएगा जरूर। कार वो चढ़ते हैं, एसी वो चलाते हैं, गैस पर खाना वो बनाते हैं। हम लोग तो आज भी, हम लोग के पास तो पैसा, संसाधन, हमारे माँ बाप तो आज भी लकड़ी पर खाना बनाने के लिए मजबूर हैं, वहां तक तो गैस की पहुंच ही नहीं है। तो भक्तों को ज्यादा कठिनाई होने वाली। अगर और ये युद्ध लंबा चला और तेल और गैस की दिक्कत हुई तो शहर में रहने वाले जो भक्त हैं उनकी मुश्किलें बढ़ेंगी। लेकिन एक यूपी से अच्छी खबर है, योगी आदित्यनाथ ने हिंदू मुस्लिम पर बहुत टाइट एक्शन लिया है मथुरा के बाद। और यति नरसिंहानंद ने कान पकड़ लिया, तौबा कर लिया कि अब हम हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे। तो सोचिए, आज चंद्रशेखर आजाद ने भी यूजीसी पर बड़ी बैठक की है, जाट समाज की बड़ी बैठक हुई है, जिसमें हनुमान बेनीवाल भी थे, चंद्रशेखर आजाद मुख्य अतिथि बुलाए गए थे। धीरे धीरे ही सही किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक, दलित, पिछड़े एकजुट हो रहे हैं और यूजीसी के लिए लामबंद हो रहे हैं। वही यूपी से खतरनाक खबर है, मैं चाहता हूं ये भी जान लिया जाए। 2 बड़ी भर्ती में बड़ी सीटों की बेईमानी हुई है, यूपीएससी सीटों की बेईमानी हुई है। और मैं इसलिए कहता हूं कि बहुजन मीडिया ही, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो लेखपाल के बाद एजीटीए के नई भर्ती में आरक्षण घोटाला। अनरिजर्व को 1600, टोटल सीट थी 2759, अनरिजर्व को 1692, ओबीसी को सिर्फ 537, ईडब्ल्यूएस को 275, एससी को 213, एससी एसटी ओबीसी, जबकि ओबीसी के 27% के हिसाब से 745 पद मिलने चाहिए थे और केवल 563 पद मिले हैं, जबकि कुल पद का 20% है। ओबीसी के लगभग 172 पद चोरी कर लिए गए हैं। वहीं एससी समाज के 21% के हिसाब से 579 सीटें मिलनी चाहिए थी, लेकिन उनको दिया 213 पद, 8% हुआ। 366 पदों की उनकी भी चोरी हो गई है। एसटी के 49 पदों पर डाका डाल दिया गया है। एक और खबर है, एक और सीट की चोरी हुई है। तो यूपी में लगातार सोचिए आपदा में लोग अवसर ढूंढ रहे हैं। दुनिया, देश युद्ध में फंसा हुआ और ये लोग सीटों की चोरी कर रहे हैं।
ये कितनी बड़ी बात है। और ये देखिए, तो एटीजी में सीटों की चोरी हुई है, ये सबसे बड़ी खबर है और सोशल मीडिया पर तैर रहा है। तो सोचिए किस तरह से आपदा में भी लोग अफसर ढूंढ रहे हैं और सीटों की, नौकरियों की चोरी कर रहे हैं। देखते रहिए नेशनल दस्तक, लगातार वो खबरें जो देश के लिए जरूरी है, जो इंसानियत के लिए जरूरी है और जिसमें भय, भूख, भ्रष्टाचार है, जिसमें सरकार से सवाल पूछे जाते हैं, यही पत्रकारिता है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।